राहुल गांधी स्कोर ग्रुप में नहीं है, ओकेजनली आते हैं और आज भी शायद राहुल गांधी उसमें नहीं है। जैसे खबर पुख्ता होगी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन साथ में यह भी खबर आ रही है, हालांकि हो सकता है कुछ देर से पहुंचे, खबर यह भी आ रही है कि चिदम्बरम और एंटनी अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, वहां मौजूद नहीं है। 6 में से 4 नेता वहां हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रधानमंत्री हैं, शिंदे हैं और अहमद पटेल हैं। और अब देखना होगा कि कोर ग्रुप में की बैठक में इस पर क्या राय बनती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश को बकवास बताया था उस अध्यादेश को कोर ग्रुप ने पहले पास किया था और उसके बाद मनमोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भी पास किया था। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की उस राय पर कोर ग्रुप की क्या राय होती है और कोर ग्रुप में क्या फैसला होता है। लेकिन हमारे साथ रमन मौजूद है, हमारे संवाददाता, जिनकी नजर है क्या हो रहा है कोर ग्रुप में। रमन, पहले कोर ग्रुप का स्ट्रक्चर और क्या कुछ हो सकता है कोर ग्रुप में, साथ में ये खबर आ रही है कि चिदम्बरम और एके एंटनी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अमूमन कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में पी चिदम्बरम और एके एंटनी जो तमाम कांग्रेस कोर ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन एके एंटनी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी और पी चिदम्बरम दिल्ली से बाहर होने के चलते आज कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन पिछली कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी 21 सितंबर को, जिसमें इस ऑर्डिनेंस के ऊपर चर्चा हुई थी और ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई थी, उसमें पी चिदम्बरम मौजूद थे और पी चिदम्बरम को कन्वे किया गया है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब किस तरीके से सरकार को इस मुसीबत से उबारा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री काफी वीक हैं, काफी कमजोर हैं, ये एलिगेशन अभी तक विपक्ष खासतौर पर बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी लगाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद ये पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई है कि प्रधानमंत्री जो निर्णय करते हैं उसका विरोध कांग्रेस के उपाध्यक्ष खुद करते हैं और इस तरीके से विरोध करते हैं जो उनके बोलने का तरीका था, उस बात पर कांग्रेस के कई नेताओं को भी आपत्ति है, सरकार के कई मंत्रियों को भी आपत्ति है। साथ में यह भी बता दें रमन कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर आई, हालांकि नरेश अग्रवाल का पहले भी कल भी बयान आया था, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कैबिनेट इस अध्यादेश को नामंजूर न करे, खारिज न करे। और इसके पहले एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की नाराजगी आई थी कि जिस अध्यादेश को कैबिनेट ने पास किया, जिसमें एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मंत्री हैं, उस अध्यादेश को राहुल गांधी कैसे बकवास करार दे सकते हैं। लेकिन साथ में समाजवादी पार्टी का यह बयान क्या कहता है, हालांकि समाजवादी पार्टी के इस बयान को कहीं पॉलिटिकल देखते हैं कि उनको लग रहा है कि उनके भी बहुत सारे नेता आने वाले समय में फंस सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो, हालांकि एडीआर की रिपोर्ट है इसमें, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है बहुत सारे लोग 144 और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या जनता के किसी मामले को लेकर प्रदर्शन करने के मामले में उन पर तमाम तरह के आरोप इल्जाम हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 48% एमपी और एमएलए जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेज हैं। मैं फिर से बता दूं, एडीआर की रिपोर्ट है, इसमें एक एबरेशन हो सकता है जो उर्मिलेश बता रहे हैं, जो मैं भी मानता हूं कि ये आंकड़े अगर ये हैं कि 4800 सांसदों विधायकों में से 1400 से अधिक विधायक और सांसद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे 50-60% जिन पर वो मामले हैं धारा 144 का विरोध करने, कहीं जनता के साथ प्रदर्शन करने, कहीं किसी प्रदर्शन में शामिल होने और जहां कुछ हिंसक झड़प हुई और पुलिस ने एक साथ 25 नेता और 50 कार्यकर्ता को बुक कर दिया, ऐसे तमाम मामले हैं। वो मामले उतने संगीन आपराधिक मामले नहीं है, लेकिन फिर भी आपराधिक मामले हैं और उसमें नंबर 1 है समाजवादी पार्टी। हालांकि उनके नंबर संसद और विधानसभा में कम है, लेकिन 48%। कहीं ये कंसर्न है समाजवादी पार्टी का? अजित, देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं ये अगर सब कुछ हो गया तो उन पर भी गाज गिरेगी, एक तो ये पहलू है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के नजरिए से देखते हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू है जो ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक है, हो सकता है न इस पार्टी के लिए बल्कि सभी पार्टियों के लिए, कि संसद में बीजू जनता दल के अलावा सभी पार्टियों ने उस विधेयक का पक्ष लिया था जिस विधेयक के प्रावधानों के आधार पर ही यह अध्यादेश बना है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उस वक्त भी देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने संसद और बाहर उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से रिजर्वेशन जाहिर किया था। तो ये एक पहलू है, क्योंकि बीजेपी का अगर आप देख लीजिए ऑल पार्टी में स्टैंड, ऑल पार्टी मीटिंग में, तो वही स्टैंड था जिस पर ये अध्यादेश आया है। तो इसका मतलब पैतरा बाद में बदला क्या? इनको लगा बीजेपी और बाकी बीजेपी की बात करें, पैतरा तब बदला जब लगा जनभावना इस अध्यादेश के खिलाफ है, इमेज ऐसी बन रही है कि दागी नेताओं को बचाने के लिए, खासतौर से लालू रशीद मसूद सामने थे, इसलिए बीजेपी ने सोचा कि अब इससे दूरी बनाओ और उसके बाद इस अध्यादेश के खिलाफ पोस्टरिंग। आपको बता दें, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जब अध्यादेश था, सुषमा स्वराज ने पहला ट्वीट किया राष्ट्रपति से अपील करते हुए कि इस अध्यादेश पर दस्तखत न करें। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब सुषमा स्वराज समेत तमाम बीजेपी
के नेता ऑल पार्टी मीटिंग में थे, जैसा कि उर्मिलेश बता रहे हैं। और उसके पहले भी जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए पुनर्विचार याचिका दी, तब भी एक तरह से सारी पार्टियों की सहमति थी। जी, एक बार फिर इस पर ज्ञान देने और बयान देने से पहले बाबूलाल बुखारिया का क्या होगा, क्योंकि कन्विक्टेड मंत्री गुजरात में, गुजरात सरकार में हैं। अगर कन्विक्शन के आधार पर दागी नेताओं को सत्ता, सरकार और कुर्सी से बाहर जाना चाहिए, तो आज ही का दिन है जब मोदी और मोदी की पार्टी बीजेपी और आप एक हाई पेडेस्टल पर तभी जा सकते हैं जब आज बाबूलाल बुखारिया को बाहर का रास्ता दिखाएं। नहीं, मैं बाबूलाल बुखारिया पे तो आ ही रहा हूं। इससे पहले आपने जो कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में उर्मिलेश जी ने भी कहा, लेकिन बाबूलाल बुखारिया पर आने से पहले आप मतलब बहुत दाएं बाएं घूमते हैं। आपने दो दाएं बाएं बिल्कुल नहीं घूमता हूं, सीधे सीधे आ रहा हूं बाबूलाल बुखारिया पे। और मैं याद दिला दूं कि बाबूलाल बुखारिया को जो कन्विक्ट किया गया है, उनके साथ साथ कांग्रेस के सांसद भारत ओडेरा को भी कन्विक्ट किया गया है। बल्कि ओडेरा जी पे तो मर्डर, उनके जो पूरा ग्रुप है, तो आप कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस बराबर है। पहले कांग्रेस बराबर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक मन बना लिया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना चाहिए। इसकी शुरुआत बाबूलाल बुखारिया को सरकार से बाहर करने से शुरू मैंने उत्तर दिया कि स्वतः इस बिल के साथ नहीं खड़े होने से ये सारा जो है रोलिंग ऑफ द बॉल आरंभ अपने आप ही हो जाता है। अभी तो बयानबाजी हो जाता है, बयानबाजियों से होता है। आप कर्म से होगा या बयान से होगा? देखिए, दूसरा में जो महत्वपूर्ण विषय था, आपने जो कानून से अगर राजनीतिक संस्कृति आप बदलेंगे तो मुझे लगता है इस देश की राजनीतिक संस्कृति कभी नहीं बदल सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को विल पावर से अपने इनिशिएटिव से बदलना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कचहरी और अदालत और कोर्ट के फैसले से अगर राजनीति बदलती है तो ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए पहली बार मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी को। और अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? आप धन्यवाद तो करेंगे, आप ही की पार्टी है। नहीं, देखिए, पहला ट्वीट आपने खुद कहा किसी ने किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस ऑर्डिनेंस पे महामहिम के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। मीटिंग में बीजेपी की ओर राय नहीं थी। नहीं, वही राय थी। मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, आप सुन लीजिए। 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं। जो ऑल पार्टी मीटिंग में इस विषय को रखा गया, बिल को लेकर अमेंडमेंट बिल भी जब आया, बीजेपी का जो टेक्निकल उसमें कुछ विषय थे, बीजेपी ने कहा इसको आप स्टैंडिंग कमेटी पर रेफर कीजिए। जो टेक्निकल विषय है स्टैंडिंग कमेटी पर रेफर भी हुआ, प्रॉमिस किया। किंतु पहली बार हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसे हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आए बिना आप आनंद ऑर्डिनेंस करके पास कर दिया। चलिए, वो हम उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस और कैबिनेट की जो पोजीशन फॉल्स हुई उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर एक बात आपसे पूछते हैं कि ये शुद्धिकरण की शुरुआत अगर माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद निचली अदालतों के फैसले से हुई है, ये शुरुआत को अमली जामा तभी पहुंचाया जा सकता है, अंजाम तक तभी पहुंचेगा, जो उर्मिलेश भी करे, जब तक आप जैसी पार्टियां, आप बीजेपी या कांग्रेस या पटना में बैठे जेडीयू के हमारे साथी, जब आप लोग तय कर लें कि हम किसी दागी क्रिमिनल केसेज, संगीन मामले जिनके खिलाफ है, उनको हम टिकट नहीं देंगे। ये आपने तय कर लिया है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो आज आपके टेलीविजन चैनल पे, मैं जो छोटा सा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा जो दागी हैं। बाकी हमारे पार्टी टिकट नहीं देंगे। आप मत खड़े होइए तो आप बाहर खड़े हो जाएंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे पार्टी, आप देखिए हमारे पार्टी के किसी भी बड़े नेता को आप दागी बता के देख लीजिए। जितने बड़े लोग हैं, आप मोदी जी, बाबूलाल बुखारिया कन्विक्टेड हैं, मंत्री हैं। चलिए राजीव जी ये तो कह रहे हैं शपथ लेते हैं कि किसी दागी के साथ खड़े नहीं होंगे। अब आपसे बात करेंगे तो मैं चाहूंगा आप जेडीयू की भी बात करें, आपसे फिर कांग्रेस और बीजेपी की बात ना करें, उसके लिए बाकी नेता हैं। नहीं, ये बात ऐसे पूरी नहीं होगी अजीत जी। ये जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी है, बंगारू लक्ष्मण जी हैदराबाद की सभा में नरेंद्र मोदी जी के बगल में बैठे थे। और नहीं, मैंने वही कहा कि ये नहीं चलेगा कि आप दूसरों को नसीहत दीजिए। नेता की देखिए पार्टी अध्यक्ष थे सर, मैं वही कहना चाहता हूं, वंचित भी हुए, कुर्सी से वंचित हुए। पहली बार हमारे पार्टी में देखिए हमने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। राजीव जी जवाब दीजिए। हैदराबाद की अभी की सभा में आपके बगल में थे, हैदराबाद की सभा में आपके बगल में बैठे थे। और मैं एक बात और, अरे राजीव जी इंतजार कीजिए 22 तारीख को, देखिए नीतीश जी का भी क्या होता है। वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं या वो भी अंदर जाके वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पहले सुन लीजिए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप यहां कहिएगा कि बगैर येदियुरप्पा के आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर आपने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए हमने बलि दे दी येदियुरप्पा की और आज आप फिर से वहां गलबैया जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तो पहले अपने चरित्र के दोहरेपन को साबित कीजिए। मैंने कहा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा, देश की दो बड़े राजनीतिक दलों को फैसला करना चाहिए, पूरा देश अनुकरण करेगा। मैं लाइव आपको ये कह रहा हूं। एक मिनट, पहले तो आपका जवाब ये दें, क्योंकि आपने सही सवाल पूछा। वो सवाल हमने भी पूछा था कि आप ये कहेंगे शपथ लेकर कि येदियुरप्पा से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा, रेड्डी ब्रदर्स रिश्ता तो है ही नहीं आने वाले लोकसभा चुनाव। आप बताइए, जब था तब बोल रहे थे कब जाएंगे, अब चले गए तो बोल रहे कब आएंगे। हम नहीं करें कब आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि क्या आप मैं वही उत्तर दे रहा हूं कि 2014 के चुनाव से पहले कोई तरह का रिश्ता येदियुरप्पा से किसी तरह की डीलिंग नहीं होगी बीजेपी की। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कह, राजनीति में स्पेक्युलेटिव इश्यूज पे डिस्कशन नहीं होता। ये कल राजीव जी भी बोल रहे थे, किसी चैनल पे मेरे साथ बैठे हुए थे। तो स्पेक्युलेटिव इश्यूज पे मैं डिबेट नहीं करूंगा कि कल क्या होगा, मगर अभी स्पेक्युलेटिव है। मतलब आपने क्या होगा भविष्य में 2014 में क्या होगा, मैं क्या जानूं। दागदार नेता के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे, उनके साथ साठगांठ नहीं करेंगे, स्पेक्युलेटिव है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने येदियुरप्पा जी का नाम लेके कहा, इसलिए मैंने स्पेक्युलेटिव कहा, मगर इतना तो मैं कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी सच के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरा प्रश्न मैं राजीव जी से पूछना चाहता हूं, वो एक सच के रूप में बाबूलाल बुखारिया गुजरात सरकार में मंत्री हैं जो कन्विक्टेड है। मैं राजीव जी से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने पार्टी से नीतीश जी को और शिवानंद तिवारी जी को निकाल देंगे? क्योंकि उनके ऊपर भी सीबीआई की चार्जशीट है, जिसको ये दबा के बैठे हुए थे। कितना करोड़ नीतीश जी ने लिया है और किस प्रकार सीबीआई के ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई हो, तो क्या आप उसके पश्चात नीतीश जी को निकाल देंगे कि नहीं? इसके जवाब बयानी के लिए देश से माफी मांगिए। आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। गलत तथ्यों के तरफ देश को मत गुमराह कीजिए। आप मानहानि करिए, सीबीआई के कोर्ट को अगर आप कोर्ट नहीं मानते हैं और मैंने आपको आपके ऊपर मानहानि हो जाएगा। सीबीआई के कोर्ट ने 22 तारीख आपके पास क्या घर है? सीबीआई के कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप बताइए। जब तक कोई सवाल, मैंने आपको कहा इस तरह की याचिका हाईकोर्ट ने रद्द की है, अभी का स्टेटस यही है। और इस सवाल पर देश को गुमराह मत कीजिए, नहीं तो आप मानहानि के मुकदमे के बिल्कुल नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं। आप येदियुरप्पा के विषय में देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा प्रकाश डाल रहे हैं देश पर, आप बताइए। येदियुरप्पा जी 2014 में आपको एक चीज राजीव रंजन जी, ये बड़ा दिलचस्प है। मैंने जानबूझ के छोड़ा, बीच में मैं बाहर था कि 2-3 मिनट। आप लोग जो दो भाई थे 16 साल तक, अब जो दुश्मन बने नए नए, आप फ्रेंडली जो थे 16 साल, आपकी तस्वीर हम देखें। आप जब आज बंगारू लक्ष्मण की बात करते हैं, ये कहने का हक है आपको। बंगारू लक्ष्मण 16-17 साल पहले कैमरे के सामने घूस लेते हुए, पैसे लेते हुए, 1 लाख की मामूली रकम लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए। उसी पार्टी के साथ 16 साल तक आपकी दोस्ती रही। हनीमूनिंग पीरियड भी होता है बहुत कम वक्त के लिए, आपने तो पूरी जिंदगी बिता ली एक तरह से। और उसके बाद आज अचानक बीजेपी को पुराने गरे मुर्दे लेकर जब उखाड़ रहे हैं, तो लगता नहीं कि जब आपको जरूरत थी तब आप साथ एक नाव पर सवार थे। आज दुश्मन हुए तो कारपेट के नीचे से पुराने मामले निकाल रहे हैं। तो देश ये भी तो देख रहा है राजीव जी। अजीत रंजन जी, गठबंधन राजनीतिक तरीके से आप देश में आप देख रहे हैं और लंबे समय से आपने बिहार और देश को कवर किया है। हमारा गठबंधन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और देश के बाकी राज्यों में उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते रहे हैं। हम अगर देश के राजनीति के सवाल पर अगर बहस करते हैं कि गठबंधन राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप बिहार की सीटों, चलिए ये तो कन्वीनियंस पॉलिटिक्स, हाँ जी, ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है कि सुविधा के हिसाब से आप किसी के साथ आते हैं, असुविधा होती है, अलग होते हैं, फिर पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर आरोप लगाते हैं। रमन, एक बार आऊंगा सवाल भाजपा पर जाने से पहले रमन, संक्षिप्त कोर ग्रुप की बैठक कब तक खत्म होगी और कब तक आप कुछ खबर वहां से बताने की स्थिति में होंगे? रमन, कोई नेता नहीं बोलता है कि उसको आगे राजनीति। बिल्कुल, कुछ ही देर के बाद कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने वाली है और इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ब्रीफ करेंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि अभी अध्यादेश राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति की नाराजगी इस अध्यादेश के बारे में सामने आ चुकी है और उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया भी था और उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि आखिरकार ऐसे समय में इस अध्यादेश को लाने का क्या औचित्य है। कहीं न कहीं राष्ट्रपति की नाराजगी के बाद ही राहुल गांधी इस अध्यादेश के खिलाफ खुलकर सामने आया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा पे भले ही आपत्ति हो, लेकिन एक तरह से फैसला हो चुका है कि कांग्रेस अब इस अध्यादेश को सपोर्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि इससे पहले ऑल पार्टी की मीटिंग में बीजेपी सपोर्ट कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिली, सुषमा स्वराज का ट्वीट आया और राष्ट्रपति से डेलीगेशन मिला बीजेपी का और राष्ट्रपति को इस अध्यादेश पर कोर ग्रुप साइन नहीं करने की बात कही। तो कहीं न कहीं अब ये पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है। खारिज करने का फैसला होगा रमन?
बिल्कुल कोर ग्रुप में खाली करने का फैसला होगा, लेकिन वो किस तरीके से इस प्रस्ताव को अंजाम दिया ये जाए बहुत आम है। उस रास्ते